नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुदड़राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 के बारे में और इसका प्रथम टॉपिक है संवैधानिक प्रावधान व कानूनों का परिचय। तो टॉपिक का क्या नाम है? संवैधानिक प्रावधान व कानूनों का परिचय। तो शुरू करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। भारत में पहली बार नगर निगम कब बना था? 1687 में। कौन सा बना था? मद्रास। 1726 में कलकत्ता व मुंबई को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। राजस्थान की पहली नगर पालिका माउंट आबू कब बनी थी? 1864 में बनी थी। 1870 में मयो प्रस्ताव के तहत स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय केंद्रीकरण करने का निर्णय लिया गया। 1882 के रिपन प्रस्ताव के तहत नगरीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाने लगा। अब दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से प्रस्ताव के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नगर निकायों में शासन किया जाने लगा? तो 1882 के रिपन प्रस्ताव के तहत। रिपन प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखेंगे। 1907 में होब हाउस की अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन। शाही आयोग का गठन कब हुआ था? 1907 में होब हाउस की अध्यक्षता में, जिसने 1909 में स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपने की सिफारिश की थी। शाही आयोग की सिफारिश के आधार पर ही स्थानीय शासन को प्रांतों को सौंप दिया गया। इसके बाद 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, जिससे नगरीय निकाय भी क्या हो गए? स्वायत्त हो गए। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में नगर पालिकाओं के अलावा कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, एकल उद्देशीय अभिकरण काम किया करती थी। टाउन एरिया कमेटी। अब दोस्तों, यह समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती थी जो शहर बनने की ओर अग्रसर थे। इसके अध्यक्ष कौन होते थे? कलेक्टर, याद रखेंगे। टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष कौन होते थे? कलेक्टर होते थे। कुछ सदस्यों का मनोनयन व कुछ सदस्यों का निर्वाचन होता था। कस्बा क्षेत्र समिति का कार्य कस्बे की विकास योजना बनाना और उनका क्या करना? क्रियान्वयन करना। वर्तमान सरकार का रूरल अर्बन मिशन है, वो इसी तरह पर कार्य कर रहा है। तो रूरल अर्बन मिशन है वो टाउन एरिया कमेटी के तहत ही, यानी जो उस समय कार्य प्रणाली थी उसी के तहत कार्य कर रहा है। नोटिफाइड एरिया कमेटी वर्तमान में बंद हो चुकी है। इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार कानून नहीं बनाती थी। इसमें राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी जाती थी। ये समितियां औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण बनाई गई थी। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष और सदस्य होते थे। समितियां पुष्कर, आबू, पिलानी, रावतभाटा, जैसलमेर, अजमेर आदि में गठित की गई। 1993 में टाउन एरिया यानी नोटिफाइड एरिया कमेटी को क्या कर दिया? बंद कर दिया गया है। भारतीय छावनी बोर्ड। तो एक्ट 1924 के तहत सैन्य क्षेत्रों में छावनी बोर्ड का गठन किया गया। कब? 1924 में। वर्तमान में देश में लगभग 62 छावनी बोर्ड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 30 बोर्ड, 2500 से 10,000 तक 19 बोर्ड और 2500 से कम 13 बोर्ड गठित हैं। एकल उद्देशीय अभिकरण ऐसी एजेंसियां जो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई, उसे स्वायत्तता का दर्जा दे दिया गया। जैसे ZDA, UIT क्या है? एकल उद्देशीय अभिकरण है। वर्तमान संवैधानिक स्थिति। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। वैसे तो नगरीय निकायों के बारे में संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु राज्य सूची की प्रविष्टि में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद का गठन CCLG का गठन राष्ट्रपति के आदेश से 1954 में किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद का गठन राष्ट्रपति के आदेश से कब किया गया? 1954 में। उस परिषद की अध्यक्षता वर्तमान में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री करते हैं। उस परिषद का गठन कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कौन है। उस परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। 1958 से पहले ये परिषद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए काम करती थी। 1958 में इसका कार्य क्षेत्र मात्र शहरी स्थानीय शासन तक सीमित कर दिया गया।
संविधान के भाग 9A में स्थानीय निकायों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक नगरीय निकायों के संवैधानिक प्रावधान निहित है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद में नगरीय निकायों के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन किया गया है, तो 243P से 243 ZG तक। 243P स्थानीय निकायों की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। कमेटी का अर्थ है म्यूनिसिपल कमेटी और काउंसिल का अर्थ है म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी का अर्थ है महानगर बताया गया है। म्यूनिसिपल का अर्थ है नगरीय क्षेत्र, जबकि म्यूनिसिपल पंचायत का अर्थ है ऐसे नगरीय क्षेत्र को बताया गया है जो गांव शहर बनने की ओर क्या है, अग्रसर है। तो इसमें क्या दी गई है, अनुच्छेद 243P में क्या दी गई है, स्थानीय निकायों की परिभाषा दी गई है। दोस्तों थोड़ी सी इंग्लिश है वो बिल्कुल ही कमज़ोर है, इसलिए थोड़ी सी कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं का गठन। ऐसे क्षेत्रों को नगर पंचायत कहा गया जो गांव से शहर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। छोटे शहर को नगर परिषद और बड़े शहर को नगर निगम की संज्ञा दी गई। अनुच्छेद 243R नगर पालिकाओं की संरचना। दोस्तों राजस्थान में त्रिस्तरीय निकायों के तहत नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का उल्लेख है। राज्य में नगर पालिकाओं की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई है। नगर पालिका चतुर्थ वहाँ गठित की गई है जहाँ शहर की जनसंख्या 5000 से 25,000 के मध्य हो। नगर पालिका तृतीय है वो 25,000 से 1 लाख की जनसंख्या, और नगर पालिका द्वितीय जिसे नगर परिषद कहा जाता है वहाँ 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में गठित की गई है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम गठन करने का प्रावधान है। वर्तमान में लगभग 213 नगरीय निकाय है। कितने हैं, 213 याद रखेंगे। 168 नगर पालिका, 35 नगर परिषद, 10 नगर निगम है। जहां नगर पालिका तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के राजनीतिक पदाधिकारियों को चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारियों को ईओ कहते हैं, जिसके लिए हम तैयारी करते हैं। वहीं नगर पालिका द्वितीय अर्थात नगर परिषद और नगर निगम का राजनीतिक कार्यपालक चेयरमैन तथा प्रशासनिक अधिकारी है वो आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नगरीय निकायों के 3 स्तरों के पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि और इसके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से पार्षदों द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। नगरीय निकायों के साधारण सभा द्वारा विकास कार्यों का प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। अनुच्छेद 243S वार्ड सभा का गठन। जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है वहाँ वार्ड सभा के गठन का प्रावधान है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वार्ड सभा का गठन का प्रावधान कितनी जनसंख्या होने पर है, तो जिन शहरों की जनसंख्या कितनी है, 3 लाख से ज़्यादा। वार्ड सभा में सभी सदस्य वयस्क व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम हो सदस्य होते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पार्षद करते हैं। वर्ष में 2 बार इसकी बैठक करना आवश्यक है, जिसमें 1/10 सदस्यों का कोरम यानी गणपूर्ति आवश्यक है। यदि विशेष बैठक का आयोजन करना हो तो 1/10 सदस्य का प्रस्ताव लेकर इसे बैठक का आयोजन किया जा सकता है। अनुच्छेद 243T आरक्षण व्यवस्था। SC, ST, OBC महिलाओं को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वार्डों व नगरीय निकायों के पार्षद व अध्यक्षों की सीटों का बंटवारा चक्रानुक्रम पद्धति से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आरक्षण व्यवस्था का बंटवारा है वो किस प्रकार किया जाता है। अनुच्छेद 243U नगरीय निकायों के सदस्यों का कार्यकाल बताया गया है। नगरीय सदस्यों अध्यक्ष का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। कार्यकाल समाप्ति के भीतर 6 माह में चुनाव कराना भी अनिवार्य है। अनुच्छेद 243W नगरीय निकायों के कार्य। दोस्तों 18 कार्यों का उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है जो निम्न प्रकार है। नगरीय नियोजन, भूमि का उपयोग, नियमन करना, भवन निर्माण की अनुमति, जलापूर्ति का काम, जन स्वास्थ्य व्यवस्था करना, सड़क व पुल निर्माण करना, उनका रखरखाव, आर्थिक सामाजिक विकास के काम करना, अग्निशमन सेवा उपलब्ध करवाना और शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, पार्कों को विकसित करना, गंदी बस्ती का नियमन करना, शहरी गरीबी उन्मूलन करना, पार्क, बाग, खेल के मैदानों की व्यवस्था करना, समाज के कमजोर वर्ग दिव्यांगों हितों के लिए
रेन बसेरा, अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाना, जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण करना, उजड़ खानों व कसाई खानों का नियमन करना, पशुओं के लिए तालाब व्यवस्था, पशुओं के प्रति क्रूरता का प्रतिबंध लगाना, इलेक्ट्रॉनिक सौदागर की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पार्किंग, सुलभ शौचालय व मेला आदि का आयोजन करना है, वो इसके प्रमुख कार्य हैं। और कार्यों का उल्लेख दोस्तों याद रखना है, अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 एक्स, कर लगाने की शक्ति। तो नगरीय निकायों को कर लगाने की शक्ति इस प्रकार है, जैसे लैंड टैक्स है, हाउस टैक्स है, करों से प्राप्त आय, गैर करों से प्राप्त आय जैसे फीस है, जुर्माना है, अनुदान से प्राप्त आय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, शहरी विकास योजनाओं से प्राप्त अनुदान, उदार व ऋण से प्राप्त आय म्यूनिसिपल बॉन्ड द्वारा जारी करके, अनुच्छेद 243 वाई वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 243 जेड नगरीय लेखाओं की ऑडिट करना, अनुच्छेद 243 जेड है नगर पालिकाओं के निर्वाचन हेतु आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243 जेड भी नगरीय निकायों का कानून केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा, अनुच्छेद 243 जेड सी नगरीय निकायों का कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होना, अनुच्छेद 243 जेड ई जिला नियोजन समिति। अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि जिला नियोजन समिति अनुच्छेद 243 जेड डी, पंचायतों में नगरीय निकायों के निर्वाचन सदस्यों द्वारा जिला नियोजन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें पंचायतों की 4/5 सदस्य और नगरीय निकाय के 1/5 सदस्यों का अनुपात रहता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है। इस समिति की अध्यक्षता है वो जिला प्रमुख द्वारा की जाती है, जिला नियोजन समिति की। जिला नियोजन समिति के उद्देश्य जिले के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण कर उनका क्या करना, क्रियान्वयन करना, ये प्रमुख कार्य हैं। राज्यपाल द्वारा दिए गए कार्यों को करवाना। अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर नियोजन समिति। अब दोस्तों महानगर नियोजन में महानगरों से निर्वाचित पार्षदों की संख्या 2/3 और पंचायतों के पार्षदों की संख्या 1/3 होती है। महानगर नियोजन कानून 1994 के तहत नगरीय निकायों का सृजन किया गया है। अनुच्छेद 243 जेड जी चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप न होना। निष्कर्ष से कहा जाता है कि स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद निर्धारित समय पर चुनाव होने लगे हैं तथा निर्धारित कार्यकाल पूरा होने पर 6 माह में चुनाव कराना निर्धारित किया गया। राज्यों द्वारा निकायों की शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। इन निकायों द्वारा विकास कार्यों का प्रस्ताव, अनुमोदन और क्रियान्वयन किया जाने लगा है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। राजस्थान नगरपालिका कानून 11 सितंबर 2009 को राजस्थान विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। इसका प्रसार छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में प्रभावी हो गया। इस कानून में 17 अध्याय हैं और 344 धाराएं हैं, जो इस प्रकार है। जैसे अध्याय 1, अध्याय कितने 17, तो अध्याय 1 में प्रारंभिक है पारिभाषिक शब्दावलियाँ दी गई है। इसमें धारा 1 व 2 का वर्णन है। नगर पालिकाओं का गठन धारा 3 से 50 तक है। और अध्याय 2 है। अध्याय 3 में कार्य, संचालन व वार्ड समिति धारा 51 से लेकर 66 तक है। नगर पालिका संपत्ति धारा 57 से 67 से लेकर 75 तक है। नगर पालिका वित्त धारा 75 से लेकर 89 तक है। लेखा व लेखा परीक्षण धारा 90 से लेकर 100 तक है। अध्याय 7 नगर पालिका राजस्व धारा 101 से 140 तक है। उधार 8 में है धारा 141 से 51 तक है। वाणिज्य परियोजनाएं, निजी क्षेत्र से भागीदारी करार, अन्य अभिकरणों को सम अनुदेशन धारा 152 से 155। अध्याय 10 में आप देख सकते हैं आर्थिक और विकास योजनाएं 156 से 158। अध्याय 11 है नगरीय विकास और नगर नियोजन धारा 159 से 199। नगर पालिका शक्तियाँ व अपराध धारा 200 से 297। अभियोजनवाद यह है धारा 298 से 308। नियंत्रण है अध्याय 14 में और 309 से 327। कर्मचारी वृंद है वो 328 से 336 धारा में। अध्याय 16 में नियमन, विनियमन और उपनियमन, ये धारा 337 से 341। रूल, रेगुलेशन और सब रूल। प्रकीर्ण 342 से 344। और अध्याय कौन सा है 17। अब दोस्तों राज्य वित्त आयोग, भारतीय संविधान के भाग 9 और 9A में अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्षों में गठन का प्रावधान है।
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 73वें 74वें संविधान संशोधन पारित होने के बाद राज्य में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1994 के गोयल की अध्यक्षता में किया गया था। 1995 और 2000 के लिए सिफारिश देने के लिए किया गया था। द्वितीय राज्य वित्त आयोग हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता में, और तृतीय है वो माणिक चंद सुराना, और चतुर्थ है वो BD कला, और पंचम है ज्योति किरण, और छठवां है वो श्री प्रद्युमन, ये जो अभी चल रहा है। राज्य वित्त आयोग के कार्य: राज्यों द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथ करों, जुर्मानों आदि संबंध में राज्य व पंचायतों व नगर निकायों के मध्य बंटवारे की सिफारिश करना। ऐसे कार्य, शुल्क या पथ कर, जुर्मानों के संबंध में पंचायत और नगर निकायों को सौंपे जाने की सिफारिश करना। राज्य की संचित निधि से नगरीय निकायों और पंचायतों को सहायता अनुदान प्रदान करना। नगरीय निकायों और पंचायतों की वित्तीय स्थिति को क्या करना, मजबूत करना। और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विशेष कार्यों की क्या करना, सिफारिश देना। वित्त आयोग की सिफारिश को राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। जो वित्त आयोग की सिफारिश है वो राज्यपाल है वो विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। यह आयोग केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा दिए अनुदानों के वितरण की भी सिफारिश करता है। राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 9 और भाग 9A में क्रम से अनुच्छेद 243 के से 243 ZA में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष के लिए की जाती है। इन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति से इन्हें हटाया जा सकता है। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे और वर्तमान में है श्री मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त है। याद रखेंगे। कार्य व शक्तियाँ: राज्य निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1959 और 1994, नगर पालिका अधिनियम 1959 और 94 के तहत शक्तियाँ प्राप्त है। अध्याय 1 धारा 1 व 2 और पारिभाषिक शब्दावली। इस अध्याय में कानून का संक्षिप्त नाम, प्रसार, प्रारंभ, पारिभाषिक शब्दावली दी गई जो इस प्रकार है। जैसे से परीक्षक, तो से परीक्षक राजस्थान स्थानीय निधि से परीक्षक कानून 1954 में परिभाषित लेखाओं का परीक्षण करने वाला से परीक्षक है। तुलन पत्र कानून में निहित नगरीय निकायों का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र यानी बैलेंस शीट तुलन पत्र कहलाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट जो मनुष्यों पशुओं के इलाज के दौरान प्रयोग उत्पादित किए जाते हैं वो जैसे मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव अपशिष्ट, ये क्या आ गए, ये अपशिष्ट जैव चिकित्सा अपशिष्ट आ गए। डेयरी कोई भी ऐसा फार्म या पशुशाला या गौशाला, दुग्ध भंडार, दूध की दुकान जिसे दूध का बिक्री हुए उत्पाद जैसे मक्खन, घी, पनीर आदि का स्टोरेज किया जाता है। खतरनाक रोग जैसे हैजा है, प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है, मेनिनजाइटिस है, डिप्थीरिया है, टीबी है, कुष्ठ है, इन्फ्लुएंजा, पोलियो आदि महामारी स्थानीय रोग संक्रमण जिसे राज्य सरकार खतरनाक रोग के रूप में अधिसूचित करे। नाली इसमें मल नाली, पाइप, खाई, जल सरणी या अन्य युक्ति जैसे मेला पानी, मल दूषित जल, वर्षा जल, अधोमृत जल का वहन आदि इसमें आ जाते हैं। अग्निशमन संपत्ति दमकल केंद्रों के रूप में भूमि व भवन, दमकल इंजन, औजार, उपकरण आदि के बारे में। बासा है वो यात्रियों की आवास सुविधा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले भवनों को लॉन्जिंग हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीर्थ यात्रियों की आवास सुविधा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले भवनों को क्या कहा जाता है, लॉन्जिंग हाउस या बासा कहा जाता है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, तो इसमें ठोस अपशिष्ट में आप देख सकते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में औद्योगिक प्रीसेप्टमीय अपशिष्ट को छोड़कर लेकिन उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट को भी शामिल करते हुए आवासीय वाणिज्यिक ठोस तथा अर्ध ठोस कचरा इसमें शामिल है। अनापत्ति प्रमाण पत्र कानून के अधीन निर्मित व प्राधिकृत नगरीय अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। न्यूसेंस ऐसा कोई कार्य, स्थान या वस्तु जो मानव की दृष्टि, प्राणी या श्रवण शक्ति के लिए क्षति या खतरा या घटना पैदा करता हो, जीवन जीने के लिए खतरा या स्वास्थ्य संपत्ति के लिए हानिकारक हो, उसे क्या कहते हैं, न्यूसेंस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो खतरा हो, यानी जो कोई भी इस कार्य, स्थानीय वस्तु जो मानव की दृष्टि या प्राणी या किसी के लिए क्या हो, खतरा हो, तो उसे क्या कहता है, न्यूसेंस कहा जाता है।
अधिभोगी ऐसा कोई व्यक्ति जिसे भूमि या भवन को किराए पर ले लिया हो और इसके उपयोग के दौरान उस भवन को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? अधिभोगी कहा जाता है। घृणोत्पादक पदार्थ, रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर या आदि किस प्रकार के कचरे हैं? यह है घृणो यानी ऑफेसिव पदार्थ में शामिल हैं। लोक प्रतिपूर्ति, तो पब्लिक सिक्योरिटी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई संपत्ति या राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई भी प्राधिकृत प्रतिभूति लोक प्रतिभूति कहलाती है। सार्वजनिक मार्ग, ऐसा मार्ग जिस पर होकर जनता को आवागमन का अधिकार है, उससे पूर्व उस नगरपालिका द्वारा घोषित कोष में समतलीकरण कर डामर बिछाइए, जल श्रेणियाँ, मल नालियाँ बनाई, मरम्मत कराई गई, ये सार्वजनिक मार्ग हो जाता है। कूड़ा करकट, धूल, राख, टूटी ईंट और चूना, गारा, कांच के टुकड़े, किसी भी प्रकार कोई भी कचरा घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है, तो क्या कहलाते हैं? कूड़ा कचरा कहलाते हैं। मल, इसमें विष्टि, शौचालय, मूत्रालय व मलकूपों या नालियों अंतर वस्तुओं अभिरिक्त जिसमें व्यावसायिक बाह्यस्राव व विनिर्माण इकाइयों से निर्धारित पदार्थ इसमें शामिल है। मार्ग, कोई भी ऐसा सड़क, पुल या पैदल मार्ग, गली, आहत, चौक, विथी या रास्ता जो जनता की स्थायी व अस्थायी पहुँच में, चाहे वे आम रास्ता न हो, इसके मार्ग के दोनों ओर नालियाँ, गटर की खाली जगह भी शामिल है, उसे आम रास्ता तक ले जाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उपविभाजन, भूमि का किसी खंड या टुकड़ा कर दो या दो से अधिक भागों में विभाजन करना उपविभाजन। कर, कानून के अधीन वसूली कोई पथकर, दर, उपकर आदि क्या कहते हैं? कोई भी कर शामिल है। नगरीय भूमि, नगरीय विकास को प्रयोजन से किसी कानून के अधीन चयनित की गई या रखी गई भूमि नगरीय भूमि है। अपशिष्ट प्रबंध, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन और व्यवहार इसमें शामिल है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से संबंधित जितने भी MCQ बनेंगे वो हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कोई भी गलती हो तो क्षमा जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।